डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से सेवा ला रहे हैं या समाज की सेवा ला रहे हैं, यही हमारा परिचय बहुत है, इसी से मैं बहुत जानता हूँ। तो जो बाकी आए हुए हैं, मेरा जो सब्जेक्ट है, हम अपने अपने सब्जेक्ट पे बोलते हैं। मेरा सब्जेक्ट है एजुकेशन को लेकर के, और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा हूँ, जिला अम्बाड़ा में काम करता हूँ। सजादपुर ब्लॉक में 100 के करीब स्कूल है जो ब्लॉक के हैं, जिनको मैं देखता हूँ कि वहाँ कैसा काम चल रहा है। तो ये एरिया हो गया पंजाब का, आपका है, ये गाँव पंजाब में पड़ता है। पर मैं थोड़ी सी एक दो बात आपको बताना चाहता हूँ। कुछ हमारी नेशनल स्कीमें होती हैं बच्चों की, नेशनल लेवल की स्कीमें, उसमें क्या है कि बच्चों को पढ़ने के लिए, जैसे गांव में बच्चों के पास कई बार संसाधन नहीं होते माता पिता के पास है, तो अगर बच्चे की थोड़ी तैयारी आप करवाएंगे ना, 8वीं लेवल से वो स्कॉलरशिप मिलने शुरू हो जाते हैं। 8वीं में अगर आप तैयारी करवाएंगे बच्चे की, तो आपके बच्चे की आगे की एजुकेशन के लिए आपको ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। जितने पैसे सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करते पैसे मिलते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है वो पंजाब में भी ऐसे मिलता है, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी। क्योंकि पीछे एक कुड़िया मेरे पास आएंगे तो महाराष्ट्र से, उसने यहाँ पर रह करके ऑनलाइन, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, यहाँ पर रह करके तैयारी करी। यहाँ पर एक कोई संस्थान बनाया, उसमें उसके फादर सेवा करते हैं, और वो लड़कियों के पास आई, यहाँ आई, कोरोना हो गया, यही रहना पड़ गया, उसको स्कूल बंद हो गई, तो उसने ऑनलाइन तैयारी की है, पर पढ़ने में ठीक नहीं लगती। उसने 8वीं में तैयारी करी, और वो महाराष्ट्र स्टेट में एनटीएससी, जो एनएमएमएस का एग्जाम, नेशनल मीन्स एंड मेरिट स्कॉलरशिप होता है, उसमें महाराष्ट्र स्टेट में वो दूसरे नंबर पर आई, ऑनलाइन तैयारी करके। कोई संसाधन भी नहीं थे, अपने फादर के फोन से ही तैयारी करती थी, वो बैठ के नोट्स बनाती थी। तो ये सारी जगह प्रोग्राम है। 7वीं क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा है, और वो अगर 50%, हमारे समाज का बच्चा 50% नंबर लेता है, 8वीं तक सरकार का ऐसा है विभाग का शिक्षा का कि 8वीं तक किसी को वैसे भी फेल नहीं करते स्कूलों में। तो जो बच्चा 7वीं में थोड़ा सा भी ठीक करने वाला होगा, 50% नंबर मिलेगा, उस बच्चे का इसमें फॉर्म भरा जाता है, और ये फॉर्म भरा जाता है अगस्त के दिनों में, अगस्त सितंबर में, और इसका पेपर होगा कि नवंबर दिसंबर जनवरी में जाके। नेशनल लेवल का ये एग्जाम होता है, नेशनल मीन्स एंड मेरिट स्कॉलरशिप करते हैं। तो उस बच्चे की थोड़ी सी तैयारी करवानी पड़ती है। पहले तो आप आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में, हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वहां अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी अगर आप थोड़ा सा एक बार तो जाकर के मैडम को या मास्टर को कहना पड़ेगा कि वो फॉर्म निकला हुआ है एमएमएस का, बच्चों को भरवाया भी कि नहीं भरवाया। अगर वो भरवा, वैसे तो काम से सारे चीज होते हैं, जो उसको फॉर्म में भरेगा तो हम मास्टर बनेंगे उसको, किसी को काम करना अच्छे लगता है, किसी का कोई, आप बैंक में जाओ ना, कोई कहते कि मेरा वाउचर कर दीजिए, उसमें भी बहुत सा महसूस होता है यार मैं अपना काम करने के लिए है, किसी और का काम करने के लिए है, तो उनको थोड़ा सा उसमें मुश्किल महसूस होती है। पर अगर आप लोग कहीं न जाकर क्योंकि बच्चे आपके, तो वो फॉर्म भरेगा, और उसकी जैसे आपने यहाँ बड़ा अच्छा मेरे को लगा कि ट्यूशन सेंटर और लाइब्रेरी खोल रहे हैं आप यहाँ पर, चल रही है ये सिद्धेवाड़ी है। तो पहली बार में मेरे को इतना अच्छा लगा कि इस चीज का सबसे ज्यादा बढ़िया उपयोग हमारे जो धार्मिक संस्थान है, अगर इनका एजुकेशन को लेकर के अगर इतना अच्छा इस्तेमाल होगा, तो उससे बढ़िया और इस्तेमाल कोई नहीं हो सकता। आप ठीक है मत्था टेककर आगे अपनी श्रद्धा यहाँ पर अपनी व्यक्त करते हैं, आप आगे संतों महापुरुषों को यहाँ पर अगर इस जगह का इस्तेमाल किसी को एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि महाराज जी ने भी है, जवान नहीं है, ठीक है, गुरु साहब ने इतनी अच्छी बातें कही है एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा के बारे में, उन्होंने उस समय में कहा कि शिक्षा कितनी जरूरी है, और आज के हमारे लोग आज भी नहीं समझ रहे, और समझना कितना है कि घर आकर के बच्चे को सिर्फ आप पूछ रहे कि पढ़े या नहीं पढ़े, मेरी मदर अनपढ़ आज भी है, सिर्फ घर आकर के हमें नहीं पता था छोटे थे हम, पता लगा बड़े होकर के, और हमने इनको सेंड करना सिखाया। पर जब मैं स्कूल में से आता था, वो ये पढ़ बैठ के है, उठा के पढ़ाते जरूर थे 2 घंटे उठा कर, और हमें लगता था कि माँ को सारा कुछ पता है। और अगर आजकल की कोई माँ ऐसी है, कम पढ़ी लिखी है या नहीं पढ़ी लिखी, वो अपने बच्चे को सिर्फ इतना कह रहे थे 2 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, फिर स्कूल में बाहर खेलने जाना जरूरी है, तो उसमें जो बच्चे का स्कूल से काम वगैरह वो कर सकता है। तो इसी से मेरा स्टेज आ गया। और शिक्षा एक ऐसी चीज है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, जागरूक समाज है हमारा, कि जिसके घर में एक बार शिक्षा दूसरी ना है, उसकी आने वाली पीढ़ी सारी प्रकाशमान हो।
आप देखिए उनका कैसे जीवन स्तर चेंज होता है आपके गांव में। तो NMMS का एग्जाम है, उसको 8वीं क्लास में अगर बच्चा देता है, 7वीं में जो 50% 55% नंबर लेगा बच्चा, उसमें फिर मिलता क्या है बच्चे को? जब तक वो बच्चा +2 करेगा सरकारी स्कूल में है, हर महीने 1000 बेनिफिट उस बच्चे को मिलते हैं। सरकार इकट्ठे 12000 मिलती है साल की एक बार। आप देखो अगर किसी बच्चे को एजुकेशन के नाम पे है, शिक्षा प्राप्ति के लिए 1000 बेनिफिट ना मिले, 8वीं के बच्चे को है 12वीं क्लास तक, तो मेरे को लगता है कि पैसे कम नहीं है, बहुत पैसे हैं। उससे उसकी सारी जरूरतें, पेन की, कॉपी की, किताब की, सारी जरूरतें उस बच्चे की पूरी हो रही है। तो वो एग्जाम अगर बच्चा एक बार पास कर देगा तो +2 तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद +2 लेवल पर एक एग्जाम होता है NTSC का, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन करके। इसमें मेरिट बनती है बच्चे की है। मेरी तरफ ध्यान दे ले तो साथियों का ध्यान इस तरफ हो रहा है, बच्चों का बहुत है, इस तरफ ढूंढती है। तो अगर उसको बच्चा पास कर लेता है तो ग्रेजुएशन लेवल तक, उसके बाद भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है बच्चा, उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है या उससे आगे बच्चा जाता है, जहां तक भी उसने पढ़ना है, 2000 रुपये महीना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीमें चलाई हुई सारी वापस आती है, पर सरकारें अब इस पे काम कर रही है, दे रही है। अगर लोगों को पता नहीं होगा तो फिर कैसे उसका कोई फायदा उठा पाएगा? तो इस तरह करके हम अगर इन को देख करके, जैसे आप यहाँ ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, तो ट्यूशन सेंटर में अगर आप बच्चों को NTSC का किताबें भी मिल जाती है, उसकी NMMS की किताबें मिल जाती है, तो उसमें से अगर आप थोड़ा बच्चे को करवाएंगे, ज्यादा मुश्किल पेपर भी नहीं होता, तो वो बच्चे उस पेपर को पास कर देंगे, उसकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी है और पढ़ने में आसानी है। तो यही मेरी तरफ से जो इतनी बातें हैं, बाकी और साथी बोलने वाले बहुत हैं। एजुकेशन को लेकर के अगर किसी साथी को, ये हमने यहाँ पर चार्ट दिखाया है, ये जो चार्ट लगा है इसको कैरियर चार्ट बोलते हैं, कैरियर चार्ट। अच्छा, आपका तो गांव मेरे को ठीक लगता है, पढ़े लिखे लोगों का है, तो नहीं तो हम जैसे गांव में करते हैं, हम हाथ खड़े करवाते हैं कि किसको पता है कि 10वीं के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि 10वीं के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम है? बच्चे की जैसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? अच्छा, बच्चों को पता है। पर देखिए 10वीं के बाद असली मोड़ जीवन का ना बच्चे का 10वीं के बाद आता है, 10वीं करने के बाद उसके बाद ही दिशा निर्धारित होती है कि ये बच्चा इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा, डॉक्टरी लाइन में जाएगा, या सेना की तरफ जाएगा, किसी और तरफ जाएगा। तो 10वीं के बाद है साइंस स्ट्रीम है, जिसको लेकर के बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जाए, नॉन मेडिकल बोलते हैं। एक उसमें मेडिकल का स्ट्रीम है, उसमें बच्चे डॉक्टरी की तरफ जाते हैं, MBBS डॉक्टर पढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ इसमें डिटेल में दे रखा है। 10वीं के बाद कौन कौन सी तरफ बच्चा जा सकता है, क्या क्या कर सकता है, ये आपके यहीं पे गांव में, यहाँ पे आप इसमें पीछे इसको इंस्टॉल करके जाएंगे। जब भी आपको जरूरत हो इसको देखने के मेरा बच्चा 10वीं के बाद क्या कर सकता है, +2 के बाद क्या क्या पढ़ाई कर सकता है, कौन सी नौकरी में जा सकता है, कौन से कोर्स में जा सकता है। तो ये एक प्रयास हमने करा है कि तो ये एक हमने आपके यहाँ पर सलाह कर दी है। इसी को इसमें काफी सारी चीजें बताई गई है, जो भी इसमें किसी भी फील्ड में बच्चे ने जाना है उसको लेकर के इस चार्ट में सारी बात बताई गई है। आप आगे पीछे भी कभी इसको देखना चाहें तो बड़े अच्छे से देख सकते हैं। इसमें कुछ नंबर भी नीचे दिए गए हैं, वो नंबर ऊपर है। किसी साथी को किसी भी बात को लेकर के कुछ पूछना है, कोई इंक्वायरी अपनी किसी बात की समझ नहीं आ रही है, तो फोन नंबरों पर भी फोन कर करके पूछ सकता है। तो यही मेरी तरफ से है। एक बार फिर आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। और अच्छी आपको जानकारी दी के बारे में। हमारे दरमियान डॉक्टर लालचंद जी, श्री बलजीत राम प्रधान जी, ये तो इसी गाँव से हैं, रहते हमारे पास हैं, और श्री विजय जी पधारे हैं। इनका बिहार के कार्यक्रम में अभिनंदन है। और जैसे कि हमारे वक्ता ने कहा कि इस गांव में, ये गांव में देखा हूँ जहाँ पे एक ट्यूशन, एक कोचिंग का बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रबंध है।
यहाँ पर 80 बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं यहाँ पर लोग, और ये हमारी बेटियां हैं जो इनको पढ़ाती हैं, खुद भी पढ़ती हैं, उनको बच्चों को भी पढ़ाती हैं। तो यही से मतलब एक जागरूक समाज का जो है हमें पता लगता है कि यहाँ का गाँव कितना जागरूक है। तो मैं विनती करूँगा श्री अरविंद जाए और आपको आपके दोनों अपने विचार रखें, और इनके बाद विनती करूँगा चीफ मैनेजर श्री अमित चंद जी याद रखेंगे। जय भीम, जय गुरुदेव, नमो बुद्धाय। गुरु घर में उपस्थित पूरी सात संगत को जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। यहाँ पर आने से पहले बलविंदर जी ने मेरे को एक बात बोली कि जो जिस डिपार्टमेंट में है वो डिपार्टमेंट्स की स्कीमों के बारे में बताइए अपनी अपनी। और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशनल ट्रस्ट है वो अपने आप में एजुकेशनल सब जुड़ गया, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहा है। और शिक्षा एक ऐसा विषय है कि आप उसको किसी भी मंच कहीं भी खड़े होके उसके बारे में बात कर सकते हो। उसके लिए ना कोई मंच चाहिए, ना कोई ये कि भाई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो मेरा डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट है और मैं वहाँ पे छोटा सा कर्मचारी हूँ, अधिकारी हूँ, जैसे मोहम्मद जी ने बोल दिया था। और ये गांव जो है ये पंजाब में आता है। हमारा डिपार्टमेंट है हरियाणा में, और जो स्कीमें हैं वो हरियाणा वालों के लिए ही होती है। और पंजाब में तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्कीमें भी है ही नहीं कोई। हमारे यहाँ तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, जैसे +2 को 900 रुपये महीना, ग्रेजुएट को 1500 रुपये महीना, पोस्ट ग्रेजुएट को 3000 रुपये महीना। और उसमें काम कराते हैं, सक्षम स्कीम होती है अभी, जैसे 3000 रुपये 6000 रुपये 100 घंटे काम कराते हैं महीना पोस्ट ग्रेजुएट को मिलते हैं। ग्रेजुएट को 6000 + 15 तो 7500, +2 को 6000 + 900 6900 रुपये। तो ये सारा जो गांव है पंजाब में है, तो वो स्कीमों का तो बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे। तो मेन तो ये है कि भाई एजुकेशन पे ये आज जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो एजुकेशन पे ही बात करेंगे, कोई दूसरी बात करने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि शिक्षा चाहे कोई भी हो, सबके लिए ग्रहण करना जरूरी है। अभी लास्ट टाइम इसी महीने की बात है, और शिक्षा ऐसा क्षेत्र है कि इसमें ना देख के जज्बाता है एक दूसरे को कि भाई ये मेरे से आगे गया, मैंने इससे आगे जाना है, ये डॉक्टर बना, मैंने इससे आगे जज बनना है, वकील बनना है, क्या बनना है। बाग माजरा है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी लड़की 18 साल की हुई थी, वो तो +2 पास की उसने, अपनी जात से है, चमार है। सिर्फ 3 महीने आईलेट्स की उसने, बिना कोचिंग, उसने कोई कोचिंग नहीं ली किसी से। उसके अंदर जज्बा था कि भी मैंने फॉरेन जाना है, बाहर जाना है। तो उसने अच्छा खूब तैयारी की, आईलेट्स की, अच्छी रैंक आई उसकी। उसका अमेरिका का लग गया, उसके पास ऑप्शन आया कि भाई अमेरिका के लिए उसने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में। तो उसका इंटरव्यू था बॉम्बे। फैमिली भी बड़ी पुअर है, गरीब है, मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई घर में से पढ़ा लिखा है। पूरे परिवार में से, पूरे उसमें जो भी उनका मतलब कुनबा है, उसमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं था ना कि भाई कोई उसको गाइड करे, क्या करे। क्योंकि हमारे लोगों में सबसे ज़्यादा कमी जो होती है गाइडेंस की होती है। बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, +2 के बाद ना बच्चों के मन में होता है क्या करें, वो चाहता है मैंने डॉक्टर बनना है। +2 के बाद बच्चे ले लेते हैं आर्ट, किसी ने कॉमर्स ले ली, सोच रखा था कि मैंने डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए तो उसको मेडिकल करनी पड़ेगी, और वो मेडिकल लाइन में तभी जाएगा। और ये सब होता है कि गाइडेंस कोई करने वाला नहीं होता। आसपास का जो हमारा माहौल है, हमारे भी जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, गांव से जाके शहरों में रहने लग जाते हैं। पीछे से उनको पता ही नहीं भाई मेरे आस पड़ोस में, मेरे परिवार में कोई है भी जिसको मेरी ज़रूरत है, या मैंने 10 लोगों को और आगे लेके जाना है। तो उस लड़की ने अच्छी तैयारी की, बॉम्बे इंटरव्यू दिया, घर वालों ने अरेंजमेंट किया, बाय एयर गई। टाइम ऐसा था, डेट ऐसी थी कि भी टाइम पे पहुंचना था। वहाँ से उसका इंटरव्यू हो गया, उसका वीज़ा लग गया अमेरिका।
उसमें एक कंडीशन होती है कि भाई जैसे 80% से ऊपर नंबर आएंगे ना तो उनको स्कॉलरशिप होती है वहाँ से कुछ 10 लाख रुपए के आसपास। तो वो लड़की इंटेलिजेंट थी, उसने क्लियर किया, उसके 80 से ऊपर आगे 10 लाख रुपए उसको स्कॉलरशिप मिल गई। उसके अलावा उनके 20 से 25 लाख रुपए और खर्चा था जो उन्होंने देना था घर वालों ने। अब इतना पैसा हमारे तो उसके डैडी ने भी है था लड़की के मन में भी मैंने जाना है बाहर। उसके डैडी ने बोला भी कोई बात नहीं, भेजेंगे हम, जैसे कैसे भेजे। उन्होंने 15 से 20 लाख रुपया ब्याज पे उठाया। अब 15 से 20 लाख रुपया ब्याज आप देख लो भी कितना ब्याज बनता है 15 से 20 लाख का। और अभी वापस भी कब होने हैं जब लड़की कमाने लग जाएगी बाहर जाके, पीछे तो ब्याज नहीं दिया जाना इतने पैसे का। फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी, कोई बात नहीं भाई हम भेजेंगे। तो अभी वो पिछले हफ्ते ही गई है अमेरिका यूनिवर्सिटी में जिसमें गई है, वहाँ जाके अब अपनी स्टडी कर रही है। तो उसमें भी जज्बा था कि भी मैंने बाहर जाना है। घर वालों ने कैसे किया, अब कहीं तो कहते हैं भाई नहीं इतना पैसा कहाँ से लें। अब उन्होंने भी रिस्क उठाया है, पर लड़की भाई मैंने तो जाना ही बाहर है। अब जाके बाहर अपनी स्टडी कर रही है। 6 महीने की जो एडवांस फीस होती है वो उसकी दे दी। उसके बाद जो भी वहाँ का खर्चा जो कुछ है उसको वहाँ ही अंदर जो उनका पहले से फिक्स होता है भाई अंदर जो मिल गई उसको वहाँ पे कैफेटेरिया जैसे कैंटीन वगैरह कुछ भी, तो वहाँ जॉब करेगी। वो कह रही जो आगे की फीस है वहाँ से उसकी सेटलमेंट हो जाएगी। तो बात यह है कि भाई अगर कुछ करना है उसके लिए ना तो पैसा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, इंटेलिजेंट किस क्षेत्र में आपने जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, क्या बनना है वो डिसाइड आपने करना है। बच्चों ने करना है, बच्चों को नहीं पता, माता पिता इतने पढ़े लिखे है नहीं। पर आसपास के तो हमारे लोग ऐसे होते हैं, हर किसी के परिवार में होगा भी कोई, आगे रिश्तेदारी में कहीं भी पूछो गाइडेंस भी बच्चों को करना क्या, आगे +2 के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। आधे से ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा हमारे समाज में जो कमी है गाइडेंस की है, यूनिटी की है। इकट्ठा नहीं होते लोग, एक दूसरे की मदद। वो ये सोचता है पड़ोसी भाई ये तो आगे बढ़ गया, मैं कि उसके पास जाऊँ, दूसरा कोई तरक्की करेगा। यूनिटी की भी बात, अभी लास्ट टाइम एक हमारे गांव से थी लड़की, 1 महीना हुआ था उसको पैदा हुई थी, वो MM हॉस्पिटल में। तो बच्ची को 10 दिन ठीक रही, वो 15 दिन पीछे कुछ उसके यहाँ कमर पे कुछ काट गया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं उसका पता चला। डॉक्टर कहते भी इन्फेक्शन है। तो उसको उस टाइम मैंने उसका स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे डाला। मैं गया वहाँ पे, क्योंकि आजकल लोगों को ये भी होता है भी व्हाट्सएप पे आ गया, पता नहीं सच है क्या झूठ है। किसी के घर ये हो गया, किसी की बेटी की शादी करनी है, अभी पैसा नहीं है, किसी के पास ये बीमारी है, सोचते हैं आया चलो इग्नोर करो उसको। आधे से ज़्यादा सबके पास यही होता है, ये सोचते हैं कोई मैसेज आया 10 दिन हो गए चले हुए, पता नहीं क्या है, हम उसकी जब तक जाते ही नहीं कभी भी। पर जब एक्चुअल में हमारे साथ वो चीज़ें बनती है तो पता चलता है उसका। तो उसमें क्या हुआ, लड़की के साथ के उसके यहाँ से पूरा पक पड़ गई उसके सारे। वो पीछे ही ले गए, वहाँ कह रहे कि भाई यहाँ तो अभी टाइम लगेगा, ट्रीटमेंट ये है वो है। वो बेचारे वहाँ से घूम फिर के आ गए। लड़की का जो फादर था मजदूर था, वो घर की कंडीशन बिल्कुल ख़राब। तो लड़की का फादर उसको MM हॉस्पिटल मुलाना है, वहाँ पे लेके गया। तो उन्होंने एडमिट करा दिया उसको वहाँ पे। वो कहते भाई इसका ऑपरेशन होएगा पीछे से पीठ का यहाँ से, और रिमूव यहाँ से मतलब जो स्किन है उसकी निकालनी पड़ेगी ये सारी। छोटी बच्ची और 1 महीने की, मतलब उसका ट्रीटमेंट चलते हुए 1 महीना हो गया इस दौरान। तो वो वहाँ एडमिट करा दी। अब लड़की के फादर के पास जो थोड़े बहुत जमा होंगे पैसे 60-70 हज़ार रुपये, उसने बेचारे ने ऑपरेशन करा दिया उसका, और उसके पैसे ख़त्म। उसके बाद डॉक्टर कहने लगे भी इसकी एक सर्जरी और होएगी। तो वो कहने लगे जी मेरे पास तो पैसे नहीं है भाई, अब क्या करें। वो भी बड़ा परेशान, रोने लग गया, उसकी वाइफ भी। तो वो कह रहा जी बच्चे की छुट्टी कर दो, जो होएगा देखा जाएगा भाई, हम तो घर ले जाएंगे, वहीं सेवा करेंगे जो भी होएगा। डॉक्टर भी कहने लगे भाई गारंटी मैं देता नहीं कि ठीक होएगी क्या नहीं होएगी, पर यह है कि भाई ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। तो हमारे वहाँ से गए लड़के, हमारे वहाँ भी जैसे ये लगा हुआ है ना डॉक्टर BR अम्बेडकर फ्री ट्यूशन सेंटर एंड लाइब्रेरी, हमारे वहाँ 7 साल से चल रही है। बहुत बच्चे आते हैं, कंप्यूटर भी है, लाइब्रेरी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ भी। मतलब किसी से कोई चार्ज नहीं लेते। जो भी ट्यूशन का खर्चा है, कोई चेयर आनी, कुर्सी आनी या कुछ भी है, मैट वगैरह का, वो सारा आपस में कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट। या कोई जैसे आया, हमारे जैसे ये सारे यहाँ ट्रस्ट जो भी एम्प्लॉइज़ हैं सारे ठीक बैठे हैं, अपने आप देख लेते हैं भी इसको ये ज़रूरत है ट्यूशन सेंटर की, वो अपने आप दे जाते हैं। तो इनको पता है जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती है वहाँ से। तो सारे बच्चे 80% मतलब नंबर लेके आते हैं अच्छे, ठीक है। तो वहाँ पे गए, उसके बाद उसको बोले भाई कोई बात नहीं, तो दिक्कत ना ले, हम डॉक्टर से मिलते हैं, बताओ भाई खर्चा कितना है। तो डॉक्टर से मिले,
तो उससे पूछा भी कोई गारंटी कोई ठीक होने की, कुछ थोड़ा बहुत भी तब तो करे भी कोई एफर्ट्स वगैरह, नहीं तो बताओ आप वगैरह जी ठीक हो भी सकती है ये, और नहीं भी आप देखो अब कैसे क्या करना है। तो उसको बोले भी कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट करो, पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो उस टाइम सभी लड़कों ने पहले तो अपने आप इकट्ठा किए पैसे गांव से, उसी दिन उसको 10,000 रुपये दिए, भाई इतना दवाई जो भी इसकी चलती है, जो ट्रीटमेंट है वो ले दूँ। उसका किया जी ट्रीटमेंट। उसके बाद मैं भी गया, मैं यहाँ अम्बाड़ा में रहता हूँ, तो गांव से पता चला भी ऐसे ऐसे है। मैं हॉस्पिटल में गया, मैं क्या देख के आते हैं पहले भी लड़की की कंडीशन है कैसी है, भाई है भी है कि नहीं, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम हो जब तक जड़ तक ना जाए पता ही नहीं चलता, ऐसे हवा में तो तीर चलते रहते हैं। तो मैं गया, लड़की देखी, वाकई में उसकी मतलब वो बेचारी ऐसी बस पीठ ऊपर उसकी और नीचे मुंडी पड़ी रहती थी, उसके यहाँ से सारी स्किन निकाल रखी थी। अगर वैसे कोई बंदा देख लेते सोचे भाई ये तो छोटी सी बच्ची है, क्या हो गया इसकी। तो उसकी मैंने फ़ोटो ली, अपनी फ़ोटो के साथ मैंने ज्वाइंट करके उसको अपने स्टेटस पे डाल दिया। तो स्टेटस पे डाला मेरे ऑफिस से, मैं मतलब जब हॉस्पिटल में गया 10 मिनट के अंदर मेरे ऑफिस वालों ने, स्टाफ वालों ने मेरे को इकट्ठा करके 5,000 रुपये दे दिए। कह रहे भाई फिलहाल ये पकड़ो आप, और भी जरूरत हो ये हम देंगे। और वो ये भी नहीं है कि भाई मेरे समाज के लोग थे, वो सारे मतलब ये अपना बनाया होता है हमने दायरा कि भाई हमें ये भी हमारे समाज, ये हमारे काम आएगा। और लोग भी होते हैं, सबकी मेंटलिटी एक जैसी नहीं है। तो उसको इकट्ठा किया जी, वहाँ मैंने डाला मेरे पास एक दिन के अंदर, मैंने दोपहर को मैसेज डाला, अगले दिन दोपहर तक मेरे पास 40,000 रुपये मेरे अकाउंट में गूगल पे से सब ने मेरे को ट्रांसफ़र कर दिए। और उसको क्या उसका ट्रीटमेंट है लड़की का, 1.5 दिन के अंदर उस लड़के को हमने 2 लाख रुपए इकट्ठा करके दे दिए। और लोगों को मना किया भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होएगी तब हम आपको फ़ोन कर देंगे दोबारा से, अभी हमारे पास पैसा आ गया बहुत है। कल ही मैंने उस लड़की को दोबारा से देखा, कल मैं गांव में गया, वो बेचारी अभी भी टेम्पर उसमें ही है, पैम्पर में, कपड़े उसके अभी नहीं डाल रखे, पर अभी है कि उसकी कंडीशन देखी, उसका पीछे से पूरा मतलब ठीक भर गया सारा, नई इसकी नानी शुरू होगी सारा कुछ। नहीं तो वो बच्ची बेचारी, अगर माँ बाप सोचते भी नहीं चलो छोटो, कोई उसका साथ ना देता, तो वो आज जीवन जी रही है, और जब तक जिएगी याद करेगी भाई हाँ, और समाज भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया मैं अपने लोगों की भी मदद करनी है, ये नहीं है कि भाई 2 रुपये कमाए, नौकरी लग गए, कामयाब हो गए और जाके अपना शहर में बस दो। शहर में रहो ठीक है, बच्चों को एजुकेशन देनी है, अपने हर कोई सोचता है, पर अपने साथ मतलब हमने उन परिवारों को भी आगे लेके जाना है कि जो पीछे हमारे दबे कुचले लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जब भी पिछड़े हुए हैं। अभी जो लास्ट टाइम बच्चा मरा था इंदर में, एक बार बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिलवाया था, वो बेचारा पानी पीने के लिए ही मारा गया, उसके साथ कितना बुरा हुआ। तो टाइम कम है, बोलने को बहुत कुछ है। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। विश्वप्रथम बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, ज्ञान के देवता ज्योतिबा फुले, माता रमाबाई, साहब कांशीराम, गुरुदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, दीनाबाना वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मेरा सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु। साथियों, मेरा नाम अमीचंद है और मैं पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर ब्रांच मैनेजर हूँ, और कुछ समय से B.R. अम्बेडकर सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। 20-25 साल अपनी स्टेट से बाहर हूँ, पंजाब में काम किया है, और मन में बहुत लंबे समय से टीस थी कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिले ताकि समाज में रूबरू होके जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज के लिए करिए। तो मेरे को प्रधान जी अमृत जी के द्वारा हिदायत है कि आपने बैंकिंग और कैरियर के संबंध में ही बात करनी है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बाकी मेरे साथी शिक्षा के बारे में ठीक ठाक बोल के गए हैं, बाबा साहब के बारे में ठीक ठाक, अपने गुरु साहबानों के बारे में ठीक ठाक, अच्छी एक्सपर्टीज है उनके पास बोलने के लिए। मैं भी कुछ थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ।
बट मैं चाहूँगा कि जैसे मेरे को हिदायत दी गई है कि मैं बैंकिंग और कैरियर के बारे में बात करूँ, तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ जो ग्रामवासी आए हुए हैं कि यहाँ पे मास्टर डिग्री कितने लोगों के पास है? मास्टर डिग्री की कितने लोगों के पास है? यहाँ पे कोई नहीं है। ग्रेजुएट कितने हैं? मेरे इस भाई से आपसे ही बात हुई थी कि यदि हमारे नौजवान बच्चे आए तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, जो भी समाज से जो भी लोग आए हम कहते हैं कि कुछ भी चीज़ लेके जाएं हमारे से तो मे भी इफेक्टिव रहेगी फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में जो भी आप काम करना चाहो, कोई भी काम करो, उसके लिए जिम्मेदारी लेना सीख लो। यदि हम सफल हुए हैं तो हम अपनी पीठ को थपथपाते हैं, अभी मैंने ये काम किया है। यदि हम असफल हुए हैं तो उसके लिए भी हम खुद जिम्मेवारी लेना सीखें, ना कि अपने भाग्य को सौभाग्य को, अच्छे कर्म माड़े कर्म, पिछले कर्म, अगले कर्म। मुझे लगता ये सिर्फ बहानेबाजी हैं। यदि हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो शायद हमारा जो राह है हमारी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। क्योंकि मैंने अपने परिवार से, समाज से ज़्यादा अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है। मेरा बड़ा भाई भी बेरोजगार है, मेरा छोटा भाई भी बेरोजगार है। खूब सारी जद्दोजहद में मैं लगा रहता हूँ, 20-22 साल लगा रहा हूँ, बट मुझे लगा रिजल्ट नहीं आए जितने जो आने चाहिए थे, जिनकी फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया हर तरह से, बट वो रिजल्ट नहीं आए। अभी भी मैं लास्ट वीक घर गया था, मेरा भाई मुझे कहता है पैसे होते तो मैं बिजनेस करता, तो मैं कुछ करता हूँ। तो उसी के विषय में मैं छोटी छोटी स्कीम्स लेके आया हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, हर छोटे दिमाग का आदमी या कम बुद्धि वाला आदमी ये कहता है मेरे पास पैसे होंगे तब मैं काम करूँगा, और मैं कहता हूँ पैसे की अपनी लैंग्वेज है। पैसा कहता है यदि तुम काम करो तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो मैं बैंक से संबंध रखता हूँ, तो मैं चाहूँगा यदि बच्चे हमारे 10+2 या ग्रेजुएट हो तो मैं उसको एजुकेशन लोन की स्कीम के बारे में थोड़ा बताता। हमारे पास फॉरेन के लिए एक उड़ान स्कीम होती है, जो बच्चे 10+2 के बाद IELTS करके फॉरेन में जाते हैं हायर एजुकेशन करने के लिए। उसमें क्या रहता है, डिप्लोमा के लिए बैंक अलाउ नहीं करता, बट जब डिप्लोमा प्लस डिग्री होती है तो वहाँ पे अलाउ कर देता है। उसमें क्या रहता है कि डिप्लोमा साथ में है तो प्रॉपर्टी का जो स्टेक रहता है, लेट्स से मैं ये कहूँगा 20 लाख का यदि प्रोजेक्ट है बच्चे का 25 लाख का है, तो वहाँ पे बैंक प्रॉपर्टी 50 लाख की मांग है। यदि वो डिग्री है 25 लाख यदि प्रोजेक्ट है बच्चे का, जो हम कलेक्टर करते हैं उसका हाउस प्रॉपर्टी रहती है आपकी, या फिर दुकान की रजिस्ट्री रहती है, बाकी खाली प्लॉट के लिए बैंक नहीं अलाउ करते। तो अब जैसा आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, हम जितना मर्जी अपने आप को कहते रहे, अपने आप को अंधेरे में रखते रहे, जो मुझे लग रहा गवर्नमेंट हमें नौकरियां नहीं दे। इस बात को जितनी जल्दी हम मान लेंगे तो शायद ठीक रहेंगे। मेरे भी बच्चे 2 है, बड़े हैं, एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कभी 10th में है, तो हमें भी दर्द होता है कि हम अपने बच्चों को क्या देंगे। नौकरियां तो दे नहीं रही गवर्नमेंट। 2014 से 2022 का यदि डाटा देंगे गवर्नमेंट का, 7,22,000 नौकरियां गवर्नमेंट दी हैं। यदि इन लोगों ने सही रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया होगा तो हमारे हिस्से में देख सकते हो आप कितनी नौकरियां होंगी, 1,08,000 नौकरियां। क्या हमारे हिस्से में 30-35 करोड़ की हमारी भर्ती है, हम इतने से चलेगा हमारा काम। जो बच्चा 2014 में 22-23-24 साल का था, आज 2022 में वो बच्चा 32-33 साल का हो गया और वो बेरोजगार है, क्या उसको नौकरी मिलेगी अब उसके बाद? क्योंकि वो डिबार कर चुका है वो। एक दिन मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पढ़ रहा था दिल्ली की, उसमें रिपोर्टर कहता है कि दिल्ली में कई हजार बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 27-28 साल से लेके 35-36 साल की एज हो चुकी है, बट वो बेरोजगार है। अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होता हुआ देख रहे हैं, बट वो कुछ नहीं कर पा रहे। कहाँ माँ बाप उस एज में उम्मीद करता है कि मेरा बच्चा कमा के लेके आएगा, मेरे लिए मेरा सहारा बनेगा, कहाँ माँ बाप उनका जेब खर्ची दे रहे। मतलब ये हालात है। तो मैं नहीं कभी चाहूँगा, मैं इस तरह की बात नहीं करूँगा भी मेरे समाज के बच्चों को नौकरियाँ ना मिले। मेरे पास कैरियर के लिए भी हर चीज़ के लिए क्लैरिकल से लेके
ठीक है हमने नहीं यूपीएससी की, बट मैं यूपीएससी के बारे में भी बच्चों को बता सकता हूँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं और बढ़िया जिनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बाकी यूपीएससी हमारे विजय भाई जी है जिन्होंने तैयारी पूरी की है। चलो चांस की बात है, नहीं बन पाई बात, जब हम उस टाइम छोटे हुआ करते थे, हमारे आगे थे, हमारे सीनियर थे। तो नौकरियां का भरोसा छोड़ दो। यदि आप प्रोफेशनल डिग्री कर सकते हो, लॉ ग्रेजुएट कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, मैं भी शायद उस फील्ड में, बट वो भी हम सारे नहीं कर पाते, तो हमें बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा। बिजनेस हमें करना पड़ेगा, अपने बच्चों को हमने प्लान बी देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चा जो कर सकता है, कंपटीशन कर सकता है, अच्छी बात है, करे। तो मुझे पता चला था यहाँ पे ट्यूशन वगैरह की बच्चियाँ काम कर रही हैं। वैसे तो यहाँ का देख के एम्बियंस बड़ा अच्छा लगा, देखते ही बनता था भी यहाँ पे समाज में कंट्रीब्यूशन करके ये ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया। हम और गाँव में भी जाते हैं, इस तरह की वहाँ पे एम्बियंस हमें नहीं देखने को मिलती। तो मैं छोटी छोटी स्कीम्स है, MSME की स्कीम्स मैं आपके बारे में शेयर करूँगा आपको। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की है, जिसमें हमारे समाज के जो बच्चे कहते हैं पैसा होगा तभी हम काम करेंगे, बट उसके बावजूद भी छोटे छोटे काम ऐसे हैं। मैं कहता हूँ अब जूतों का काम है, अब छोटे से लेके उसमें मतलब 20-25 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से लेके उसमें लाखों तक जाती है। कोई भी काम है, जब जूतों का काम टाटा कर सकता है, ना बाटा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी देश में गाड़ियां टाटा चला सकता है, वो नमक बेच सकता है, तो हम छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते। तो वही छोटी छोटी स्कीम्स है। जैसे आजकल पेपर प्लेट का काम चल रहा है, ये जो आजकल जो पेपर यूटेंसिल्स हैं, पेपर के बर्तन है, ये प्लेट है, डोंगा है, जो छोटे छोटे हैं, इसमें 25-30 हज़ार रुपये से लेके 1,20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके बच्चा 25-50 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकता है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी, इसके लिए कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है कि आपको पोल्यूशन NOC लेनी पड़ेगी कहीं से। आप अपने घर के 1.5 टन के अपना बिजली के कनेक्शन से काम कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो। और यदि थोड़ा सा आप इसमें एडवांस स्टेप कर सकते हो तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करा के आप इसमें MSME स्कीम के तहत आप इसमें सब्सिडी भी ले सकते हो। उसके बाद है छोटा सा फ्लोर मिल है, 2 लाख रुपए तक आपका काम चल जाता है। 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट में आपका काम चल सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मशीन लगाओ, और आपका जो कणक है, जो रॉ मटेरियल है, वो आपको लोकल अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना, आटा पीस के आप लोकल भी उसको मार्केट में सेल कर सकते हो, बाहर भी आप रिटेल से लेके आप होलसेल का काम कर सकते हो। जूतों का काम है 25 हज़ार से लेके 2-2.5 लाख रुपए तक। आगरा में चले जाओ, वहाँ पे अब आजकल जाने की जरूरत नहीं, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। बच्चे सारे 20-20, 25-25, 30 हज़ार के मोबाइल ले रहे हैं। आप सर्च मारिए आगरा के अंदर, दिल्ली के अंदर कौन कौन सी कंपनियां जूतों का काम कर रही है। जो जूता यहाँ पे 500, 600, 700 रुपये का मिलता है, वो जूता 180 रुपये से लेके 200 रुपये की कीमत का वो जोड़ा मिलता है, जहाँ 600, 700, 800 रुपये तक उसको सेल करते हैं। आज मैं डॉक्टर साहब के पास संजीवनी हॉस्पिटल में गया था, मुझे पता चला था ये डॉक्टर साहब हमारे समाज के हैं। तो मैंने थोड़ा सा अपने ट्रस्ट के बारे में उनसे बात शेयर की, तो वो बड़े प्रभावित हुए। कहता है सर जो आप काम कर रहे हो सर, इसके लिए मैं बहुत प्रभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। मेरे अंदर भी टीस है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करूँ। मैं ये चाहता हूँ जो बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, यदि वो चश्मों का काम करना चाहते हैं, मैं उनको 10-12 बच्चों को आप मुझे आइडेंटिफाई करके दीजिए। मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा यहाँ पे कि कैसे चश्मे का नंबर कैसे हमने आइडेंटिफाई करना, भी फलां आदमी को क्या चश्मे का नंबर लगेगा, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा। आप मेरे को 10-12 बच्चे दीजिए, उसके बाद अपने गांव में जाके चश्मे की दुकान खोल सकते हैं और चश्मा बेच के अपना काम कर सकते हैं। तो एक एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर देते हैं आपको घर में, वो पैकेट फूड आ जाते हैं कंटेनर, उसके लिए भी उसमें भी मतलब 1-1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की मशीन आती है। और सभी आजकल कोई ऐसा नहीं, गूगल पे सर्च मारो रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होता है। तो ये 2-4 स्कीम्स हैं। जितने भी ये बिजनेस हैं सारे लेजिटिमेट वे में आप कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट आपको कोई इतने ज़्यादा NOC लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और MSME में रजिस्ट्रेशन आप गवर्नमेंट से भी आप सब्सिडी ले सकते हो। और ये मैं कहूँगा RCT एक
हम बैंक अपना हम गवर्नमेंट के लीड सेफ्टी इंस्टीट्यूशन चलाती है हमारा बैंक, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाती है, जिसमें 40 से 45 कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं हमारा आर सेफ्टी। अम्बाला में भी है, मुझे नहीं पता पंजाब का शायद पटियाला में रहेगा। तो हम 40 से 45 कोर्सेज वहाँ कराते हैं, 20 से लेकर 90 दिन तक का कोर्स। इसमें छोटे छोटे MSME के कोर्सेज होते हैं। वहाँ पे ऐसे बच्चों को शायद स्टाइपेंड भी दिया जाता है, खाना भी देते हैं। तो जब बच्चे को अपना सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो बच्चा बैंक इवन को ऐसे गाइड कर बैंक से मैं करूँगा तो वो मतलब सब्सिडी की भी वो उसमें सबसे छोटे काम है, शूज़ का काम है, सिलाई का काम करती है। सारे कोर्सेज है। मैंने पम्पलेट छपवाए थे, सॉरी मैं भूल गया। आज पम्पलेट छपवा क्षेत्र से जिसमें गाँव में जाएंगे वो पम्पलेट करते हैं, घर रह गए। स्कीम्स है हमारी जो बच्चा इन्वेस्टमेंट करने से अपना अभी हम थोड़ा सा अपना ये चेंज कर लेंगे तो शायद हम, क्योंकि सदियों से हमारे पास क्या शिक्षक होगा स्तर विद्या क्षत्रिय होगा 100% होती बिजनेस का। हमें तो किसी ने भी बिजनेस, क्योंकि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद हमें नौकरियां मिलनी शुरू होगी। गलती हमारी भी रही, हमने भी आगे साल पहले मैं भी कह रहा था भी तुम्हें तैयारी करना पड़े, बट जब आज का सीन डर लगता है कि अब क्या करें, तो यही कहते हैं तो ये भी समाज करेंगे। जो मैं आज बच्चों को बिठा गई ठीक है पढ़ सकते हो, उसके लिए बनेगा तो फिर बिजनेस में तो कम, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ये पहाड़ की जाती है, काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। सबसे पहले मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित करवाया। उसके बाद बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं उनको याद करते हुए मैं अपनी बात करना चाहूँगा। मैं उधर जिससे हर बार एक बात करता हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें युवाओं की संख्या नहीं दिखाई देती, और आज भी वही है। युवा इस समय शायद या तो सुनना नहीं चाहता, वो किसी और विचार में मगन रहता है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं, महिलाएं नजर आती हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए हम आते हैं वो नदारत पाए जाते हैं। ये मेरी औदर जी से विनती रहेगी अपने कार्यक्रमों में जहाँ भी जाए कि जिन कम से कम उन बच्चों को जो युवा हैं उनको सुनने के लिए जरूर बिठाएं, और टीमों से भी मेरा आग्रह रहेगा। मैं अपनी बात आज एक वाणी विषय से शुरू करना चाहूँगा। आज सुबह मैं YouTube पे देख रहा था, दलित समुदाय के बहुत ही महान, बहुत ही अच्छे लेखक हुए हैं। सूरज पाल चौहान, मैं मैडम से आते हुए उनसे बात कर रहा था कि उनकी कविताएं, 2 कविताएं हैं, बड़े मार्मिक शीर्षक है उनकी कविताओं के। एक तो है उनकी कविता दलितों की बस्ती, मैंने 1 नंबर में शेयर की है अभी, और दूसरी कविता है उनकी गांधी का हरिजन, गांधी जी का हरिजन। उनमें उन्होंने ये बताया कि आज के जमाने में जो समाज में हो रहा है कि हमारा समाज जो है अपने आप को भटकाव की स्थिति में रखे हुए,
हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि हमारे साथ इतनी क्रांतियां हुई, बाबा साहब की जीवनी अगर हम पढ़ें और उनकी बात करें तो उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, क्लास से बाहर बैठाया जाता था। कम से कम हमारे साथ ये दुविधा तो नहीं हुई। हमारे से 10 साल पुराने लोगों के साथ या 15 साल पुराने लोगों के साथ गांव में, शहरों में ये कॉलेज दिक्कत नहीं है। गांव में आज आप यूपी, बिहार, राजस्थान का किस्सा तो हमने सुन लिया, जो इधर मेघवाल को पानी पीने के रोकने के चक्कर में उसके गुरुजी ने, गुरुजी, मैं गुरुजी इसलिए बात बोल रहा हूँ कि गुरु शब्द जो है वो बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। हमें बताया जाता है कि कोई भी हो गुरु, चाहे आप किसी साधु को गुरु माने, शिक्षक तो सबसे बड़ा गुरु है। टीचर, मेरे को 25 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, बच्चे बैठे हुए हैं, अपने टीचर को हम गुरुजी बोलते थे, या आदमी स्कूलों में प्रचलन है कि गुरुजी बोला जाता है। और उसकी गुरुजी की महत्ता इतनी है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो ये बताएंगे वो 100% सही बताएंगे। मैं भी टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, जो मैं क्लास में बताऊंगा एक बार की तो शायद मेरा बच्चा जो मेरे सामने पढ़ रहा है उसको सच मान ले। लेकिन आज की डेट में इंटरनेट का जमाना है, बाहर निकलते नहीं हो सकता, उसको गूगल करता हो और ये आपकी क्लास में पूछे कि गुरुजी आपने जो बताया वो तो गलत बताया, मैंने जो इंटरनेट पे चेक किया वो तो कुछ और निकला, तो फिर गुरुजी शर्मिंदा हो जाते हैं। तो गुरु का मतलब ये सब देवों में सबसे बड़ा स्थान ये बताया जाता है जो वेद पुराणों में है। मैं तो वेद पुराणों को नहीं मानता, मेरे लिए तो बाबा साहब का संविधान सबसे बड़ा वेद पुराण में मिला। तो वेद पुराणों के हिसाब से जो हिंदू धर्म की संस्कृति है उसमें ये बताया जाता है कि जी गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। लेकिन अभी राजस्थान की घटना ने शायद वो स्थान भी पुलकित कर दिया कि गुरु के हाथों ही चेले की मौत हो गई। और ये तो बहुत है किसने, मैं आप सबसे आग्रह करना चाह रहा हूँ कि अपनी टीम से भी कि हम सभी लोग आज की डेट में मुख्य समाचार देखते हैं अलग अलग चैनलों से। हमारे अपने समाजों के चैनल चलते हैं यूट्यूब के ऊपर, दलित दस्तक है, दशुद्रा चलता है, बहुत से ऐसे चैनल हैं। जितने चैनल आप देखो वो आपको दलित चेतना की बात बताते हैं। समाज में आज की डेट में जो दलितों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं आप अपने आसपास शायद ना देख पाए, लेकिन उन चैनलों के माध्यम से आप देश की स्थिति अच्छी तरह से जान सकते हैं कि क्या क्या है। जहां तक मेरे विषय जो एजुकेशन का विषय है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बेटा ये लड़कियां जो बैठी हैं कौन कौन सी क्लास में पढ़ती है, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपसे पूछता हूँ क्यों लिया साइंस क्यों नहीं पढ़ती थे। पीछे जो ये बॉयज बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, इनमें से कौन कौन पढ़ता है अभी, कौन कौन सी क्लास में, एक बार पढ़े होकर बताएं। और बेटे आगे बैठे हो बीकॉम, और ये साथ वाले आईटी। मेरा यहाँ ये पूछने का मकसद केवल इतना है कि अभी जो मैट्रिक में बच्ची पढ़ उसको ये पता लगे कि हमें पता है कि 10वीं के बाद हमारे सारे सब्जेक्ट शुरू होते हैं, चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उसके बाद शुरू होते हैं। इस चार्ट में वो सारा सुविधा से बताया गया है कि 10वीं के बाद आप जिस फील्ड में जाना चाहें आप उसको कैसे चूज कर सकते हैं। मेरा जो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं और बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि कम से कम जो मैट्रिक में इस साल बच्चे हैं
जो प्लस वन में जिन्होंने दाखिला ले लिया है वो अलग बात है, लेकिन जो मैट्रिक करके जाएंगे इस साल जो मैट्रिक में है और आगे प्लस वन में जाएंगे अगले साल 2023 में, उनके लिए ये चार्ट जरूर बताएं कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। टीम से भी आपसे सभी आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जरूर बताया जाए उन बच्चों को, ताकि वो डिसाइड करें कि क्या लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उन्होंने क्या पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ये कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम भी इसीलिए दहाड़ पा रहे हैं कि शायद हम पढ़े लिखे हैं। अगर मैं भी पढ़ा लिखा होता तो शायद मैं दर्शक के में बैठा हुआ जो यहाँ पे मंच के आगे बात करता उसकी बात सुन रहा होता। जहां तक हमारे प्रोफेशन की बात है, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कमाला शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हूँ और 10वीं के बाद डिप्लोमा होता है। आप लोग यहाँ पे स्कूल जो है हरियाणा में जाते हैं बच्चे, हरियाणा में एडमिशन लेने के लिए अगर आप हरियाणा से मैट्रिक करते हो तो आपको ओपन कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है। अदरवाइज जैसे पंजाब में आपका शेड्यूल कास्ट का और डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनता है, अगर सिर्फ हरियाणा से आपने मैट्रिक की होगी तो आप 85% के दावेदार बनाओगे। अगर पंजाब से करके एडमिशन लेने जाते हैं तो ऑल इंडिया कैटेगरी में एडमिशन होता है हमारा। तो अगर जो बच्चा पॉलिटेक्निक करने का इच्छुक है और हरियाणा से करने का इच्छुक है तो वो हरियाणा से मैट्रिक कर सकता है। ये पहली शर्त है कि अगर आपने हरियाणा से मैट्रिक कर रखी है तो आप 85% के हकदार हैं, चाहे जनरल कैटेगरी में भी। एससी कैटेगरी के लिए तो आपको एससी का सर्टिफिकेट उस स्टेट का होना जरूरी है, यानी हरियाणा का होना जरूरी है। वो तो बनेगा नहीं, वो तो आपका पंजाब का है। लेकिन आप अगर मैट्रिक हरियाणा से ये कर रखी है आपने तो आप 85% के दावेदार हो जाएंगे। तो हमारे पास अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, उसमें एडमिशन हो सकता है अगर आप एडमिशन लेना चाहें। अभी भी इस बार की अभी तो जा चुका है, हमारा कल लास्ट डेट थी, लेकिन ओपन काउंसलिंग होती है तो वो एडमिशन ले सकता है। ये तो रही डिप्लोमा की बात। डिप्लोमा के बाद जो बीटेक करना चाहे तो वो उसका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है 3 साल। एक डिप्लोमा करने के बाद 3 साल बीटेक के लिए, तो वो एक अलग प्रक्रिया है, जो पास कर लेगा उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको शिक्षा के उच्चतम स्तर तक लेके जा सकती है। अभी एक बच्चे ने बोला कि वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, मेरी उसको बधाई है कि जो बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है वो अपने आप को इस योग्य मानता है, तभी वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए तैयार हुआ है। योग्यता सब में है। जो आर्ट जिसने आर्ट ले रखा है मैं उसको कमजोर नहीं मानता, या जिसने कॉमर्स ले रखा है मैं उसको भी कमजोर नहीं मानता, और जो साइंस पढ़ रहा है उसको सबसे इंटेलिजेंट नहीं मानता। ये कोई पैमाना नहीं है। बाबा साहब ने आर्ट से पढ़ाई शुरू की थी, उन्होंने डीएससी भी किया, ठीक है, और आज तक जो उनकी पढ़ाई है, एक डिग्री तो उनकी ऐसी है डीएससी की डिग्री, डीएससी वो डिग्री पूरे हिंदुस्तान में किसी और के पास आज तक पढ़ी नहीं, किसी के पास भी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो साइंस पढ़ा हुआ वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, आर्ट्स वाला कम इंटेलिजेंट होगा। बात होता है उसको पढ़ने की इच्छा के ऊपर कि वो कितना अच्छा इंटेलिजेंटली उस सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकता। तो मैं बार बार आपसे ये भी विनती करूंगा, जितनी भी महिलाएं यहाँ से बैठी हैं, माएँ हैं, अपने बच्चों से जरूर पूछें कि वो स्कूल में दिन में क्या पढ़ के आया। आप पूछ सकते हो क्योंकि आपका माँ जो है, स्त्री जो है, वो पूरे परिवार को संभालती है, अपने बच्चों को भी संभालती है, बुजुर्गों को भी संभालती है और छोटों को भी संभालती है।
छोटे भाई बहनों को भी। तो मेरी सभी माओं से एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चा स्कूल में जो भी पढ़ के आता है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो उससे डांट के विषय के बारे में कि भाई तू आज मेरे को अपनी कॉपी दिखा, ये बात जरूर पूछे। कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि आपको कुछ आए तभी आपने पूछना है। इतनी पढ़े लिखे तो आपको 10वीं तक या 12वीं तो सबने करी रखी होगी, तो 5वीं 6वीं 8वीं तक के बच्चे के लिए इतना ही बहुत होता है कि माँ बाप 12वीं पढ़ा हुआ है तो उसको बहुत कुछ शिक्षा दे सकता है। तो माँ के लिए ये सबक बहुत जरूरी है कि वो हर बच्चे से जो स्कूल में उनका बच्चा पढ़ने जाता है उससे जरूर पूछे कि बेटा तू आज क्या पढ़ के आया है। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं। आगे आने वाले वक्ता जो है आपसे अपने विषय में और बात करेंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। अगर मेरे से कोई बात गाए बगाए जाने में निकल गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। जय भीम। आपको ये ढंग से टेक्निकल शिक्षा के बारे में समझाया। और संगत जी, बाबा साहब ने कहा था कि बेशक एक समय खाना कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर ना। हमारे सज्जन हैं इस गाँव में, सुखलाल जी, वो अपनी मेहनत से मेहरबानी करते हैं, उसकी अपनी मेहनत से अपने बच्चों को मेडिकल की शिक्षा दिला रहे हैं। और अभी उन्होंने बच्चे को नीट की एंट्रेंस के लिए कोचिंग के लिए भेजा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हम बाबा साहब के बच्चों को मानते हैं। तो अभी मैं विनती करूंगा ट्रस्ट प्रधान श्रीमती प्रोफेसर विश्व जी से, जो कि हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर है और समाज को बहुत ही समाज के प्रति समर्पित है, अनेकों संगठनों में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश में इनका इतना योगदान है, जो आज ट्रस्ट का नाम है, जो काम है, वो ऐसी प्रतिभाओं के कारण है। तो श्रीमती विशा जी विचार रखेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं श्री गुरु रविदास मंदिर की इस पावन भूमि को शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरु जी हैं और आपके भी सभी के गुरु जी को भी मैं बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ। ये शब्द जो गुरु शब्द, हम गुरु के घर में बैठे हैं और अभी भी गुरु शब्द की परिभाषा मन से चली थी, यहाँ से बात हुई थी कि कुछ ऐसा इंसिडेंट अभी रिसेंटली हो गया, एक ऐसी घटना हो गई कि जिस घटना ने गुरु शब्द को साकार कर दिया। अगर हम इस शब्द की महिमा को अपने ही गुरु जी को ले लीजिए, श्री गुरु रविदास जी, बचपन से जब से होश संभाला था, अपने मम्मी से पापा से छोटी छोटी कहानियां श्री गुरु रविदास जी की वो हमें सुनाते आए थे कि किस तरह से गंगा ने हाथ निकाला और कंगन बाबा जी को दे दिया। हमारे उन्होंने घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और फिर वही कंगन जो रानी थी, रानी के पास वो कंगन किस तरह से पहुंच गई। तो देखिए जो परवरिश थी, उस परवरिश का हिस्सा मेरे गुरु जी थे और वही गुरु जी आज भी मन में समाये। एक बात जो बहुत अच्छी है इस भवन की, इस धरती की, कि आपने इस गुरु भूमि को सच की गुरु भूमि बना दिया, इसे एक पाठशाला, एक ट्यूशन सेंटर के रूप में चला दिया। तो जो भी मंच, जो भी कमेटी
एक टीम जो ये काम कर रही है इस गांव में, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी पूरे समाज की ओर से कि वो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। वास्तव में तो मंदिरों का यही काम है। कुछ शब्द कड़वे में बोल जाऊं बीच में तो क्षमा कीजिएगा, बात समझिएगा मेरा। देखिए ये मंदिर जो दूसरे मंदिर हैं, हमारा मंदिर नहीं, ये तो गुरु का घर है। ये जो मंदिर है, देवी देवता है, ये हमें कुछ नहीं देने वाले। इन्होंने हमारे पूर्वजों को कुछ नहीं दिया। हमारे पूर्वजों को उन्होंने क्या दिया? गले में हांडियां, पाँव में पीछे कमर में झाड़ू, कि जब हम चले तो हमारे रास्ते की धूल को भी, अपने पाँव के निशान को भी साफ करते चले। किसी को हमारे पाँव के निशान की भी बर्दाश्त नहीं थी। तो क्या करेंगे हम उन देवी देवताओं का, उन मंदिरों का? आज जो हम इन लाल कलर की रंगीली कारपेट्स पे बैठे हैं, ये अधिकार, ये जो छत पे पंखे चल रहे हैं, ये जो आपने अपने गुरु भवन में टाइलें लगा रखी है, सुसज्जित कर रखा है, डेकोरेट किया हुआ है इस भवन को, ये अधिकार हमें कैसे मिले? ये अधिकार हमें मिले हैं संविधान से। छोटे बच्चे ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होगा लेक्चर में, लेकिन मैं लेक्चर नहीं दे रही बेटा, कहानी बता रही हूँ आपको, अपनी कहानी, अपने पुरखों की कहानी, बाप दादाओं की कहानी। तो ये जो कारपेट है जिन पे आप बैठे हो, ये हमें नहीं मिलते थे, हम नहीं बैठ सकते थे, हम जमीन पे भी नहीं बैठ सकते थे, हम पानी भी नहीं पी सकते थे। ये सब बातें भूलनी नहीं है हमें कि आज हम अपने गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज हम अच्छे उजले कपड़े डाल रहे हैं, लेकिन अतीत भूलने वाला हमेशा मार खाता है। तो ये सब चीजें हमें दी है संविधान। संविधान दिया हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जिन्होंने दिया, शायद कोई भी इसकी हुई है। हमारी सोच से वो जो एक समाज के लिए कर गए, अब उनकी जो बड़ा छोटा नहीं है। एक लड़की को साइंस से डर लगता है, एक बच्चे को कंप्यूटर से डर लगता है, एक बच्ची को SSC से, सामाजिक सोशल स्टडी, उससे डर लगता है। तो हमारे जो मन में डर है ना, वो अलग अलग है। अभी वो गुड़िया बीकॉम फाइनल में हो बेटा, है ना? आपने बीकॉम फाइनल बताया था, कहाँ से कर रहे हो? पंजाबी यूनिवर्सिटी से। एक लड़का अभी मेडिकल वाला था पीछे, मेडिकल कर रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल ध्यान है बेटा, हाँ ये लड़का मेडिकल कर रहा है। तो देखिए बैठिए बेटा, विशुद्ध इसी गांव के अंदर भांति भांति के फूल हैं, हर तरह का फूल है, लेकिन बात ये जिम्मेवारी, जैसे हमारे बाबा हमारी निभाई और मुझे यहाँ तक खड़ा कर दिया, यहाँ तक आ गई है। मुझे जो मिल गया, जो मैंने पा लिया, क्योंकि सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ तो क्लास वन ऑफिसर हूँ। सैलरी शायद वहां तक आप सोच नहीं पाएंगे इतनी सैलरी है मेरी। मैं गारंटी से कह रही हूँ कि मैं किसी से पूछूंगी तो जितनी मेरी है ना उससे कम बताओगे, गारंटी से ही बात कर रही हूँ। कितनी सैलरी है क्लास वन ऑफिसर में? 21 साल का एक्सपीरियंस है। क्या नहीं है हमारे पास? हमें क्या जरूरत है यहाँ के आप लोगों से बात करने की? क्या मुझे MLA MP, मैं जो हूँ ना, मैं MP मुझसे नीचे है, मुझसे छोटे हैं वो, क्योंकि मैं गुरु शिक्षक हूँ। अपने बच्चों के देश का वो नहीं बना सकते, वो तो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, हम बनाने का काम कर रहे हैं इस बात को। ये जरूरत है कि मेरा परिवार हो, मेरा समाज, मैं ये चाहती हूँ ये ट्रस्ट शिक्षा बढ़े। साहब ने जो वो कर गए वहां तक तो शायद हमने से देखे ना, कब वो हुए थे। कोई एक बच्चा मुझे उनका जन्म दिवस बता देगा तो उसको उनके जन्म दिवस, उनकी तिथि पता है किसी को? कब होता है? जैसे आपका बर्थडे होता है, उनका बर्थडे कब होता है? पता होगा? हाँ, ये सारी जो बातें हैं ये आपने पढ़ना है, लिखना है, कुछ
कुछ करना है, बच्चियां कर रही हैं, वो वाकई ही वो काम है जिसके लिए हम कुछ बने। अगर मान लीजिए माँ ने नहीं पूछा बच्चे को, पिता ने नहीं पूछा घर आके कि बेटा तेरा स्कूल कैसा रहा, स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं, तुझे मुश्किल तो नहीं लग रहा, तो ये उन माओं की जगह बढ़ा है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जब 8वीं क्लास में थी, मैं एक सक्षम परिवार से थी। मेरे मदर हेडमिस्ट्रेस रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर रही है, रिटायर हुए हैं यहीं से अम्बाला से। तो जब मैं 8th क्लास में थी तो मैं 7th के बच्चे को मैथ और साइंस पढ़ाती थी। जब मैं 9th में थी तो 8th को पढ़ाती थी। जब 10वीं में थी तो 9वीं को पढ़ाती थी। यानी कि मैथ और साइंस इतना कि क्लास में पास कोई काम नहीं करती थी। और अगर मान लो ट्यूशन वाली 400 रुपए लेती थी तो मैं लेती थी 200 रुपए। तो आप नहीं भेजते थे माँ बाप मेरे पास कि टाइम और पैसे भी कम थे, तो मेरी भी कम है, मैं भी पढ़ी। आने से कोई फायदा क्या हुआ? मुझे कभी भी मन से खौफ नहीं आया, बोलने से खौफ नहीं आया कि किसी ने पूछा जवाब पढ़ा। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। उस पढ़ाने ने मुझे क्या दिया? पैसे नहीं थी, पैसे तो माँ बाप भी खर्च रहे थे, लेकिन उस पढ़ाने ने मुझे क्या दिया? आत्मविश्वास। तो बेटा के लिए सिर्फ हम यहाँ आए हैं, राजनीतिक मंच नहीं है, कुछ करना है, हम बात करने का एजुकेशन की। और एजुकेशन में अगर आज होगी हमारी कि आपकी तरह से नहीं पढ़ रहे तो आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है, आपका अपने पड़ोसी को पढ़ाना है, आपका पड़ोसी नहीं है आपने रिश्तेदार को पढ़ाना है। जो कमजोर है आपने उसका सहारा बनना है। अगर आपके पास कुछ है, अच्छा है आप इसको मैथ अच्छा है साइंस पढ़ा दो, एसएससी अच्छा है एसएससी पढ़ा दो, लेकिन पढ़ाना। दूसरी बात, एक बात आपको और याद दिलाऊंगी कि देखा कि ब्राह्मणों के अपने मंदिर थे, दो ही तरह के वर्ण शिक्षा पा सकते थे, या तो वो जो राजा का बेटा उसको शिक्षा मिलती थी, या बेटा था, ठीक है, ब्राह्मण का बेटा या शिक्षा पाता था वो। और वो शिक्षा किस लैंग्वेज वो पाते थे? संस्कृत में। आप में से किसी बच्चे के पास संस्कृत है? संस्कृत सुनी है, शब्द सुना है संस्कृत? नहीं। अच्छा इंग्लिश सुना है? इंग्लिश है तुम्हारे पास? हाँ, तो जैसे पहले संस्कृत आ गई। पढ़ने का माध्यम है वो है इंग्लिश। अंग्रेजी नहीं बोलना, अंग्रेजी कोई शब्द नहीं होता, इंग्लिश। आज वो स्थान ले लिया तो इससे डरना नहीं, इंग्लिश बोलनी है, माओ ने इंग्लिश बोलनी है, पढ़े लिखे होने की कोई बात नहीं है। इंग्लिश का भाषा से कोई संबंध नहीं है। ऐसे कोई सारे इंग्लिश बोलते, सारे कोर्स सारे इंग्लिश बोलते हैं, नहीं, सिर्फ एक आपने भाषा की शिक्षा फिर भी आपको यही मुझे आपसे करनी थी, आपको कहनी थी, शिक्षित बने, संगठित रहे, यानी और यही हमारा
बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि समय आशा करती हूँ कि होगा ये बच्चे ये बच्चियाँ इनमें से कुछ बातों को संजो के रखेंगे, सहेज के रखेंगे और शायद अपने लाइफ में यूज हो जाए वो ये मीटिंग अटेंड की। हमारे गुरुओं ने भी हमें यही प्रेरित किया है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम से रविदास रहे। उसी चीज को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने उसको कानूनी जामे में पहना के पेश किया। तब जो आज हम सोने सोने इन गलीचों पर बैठे हैं। पुराने बुजुर्गों से जब हम कहानियां सुनते थे, वह सुनाते थे कि जैसे पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, कुछ जातियों को था, वही राज करती आई। आज हमारे समाज की स्थिति वह नहीं थी। आज हमारे बच्चे आगे आगे पढ़ रहे हैं और मेरा यही एक कहना है कि जो हमारे गांव की कमेटी इस चीज़ को चला रही है, वह दिल बड़ा करके और उनको सहयोग की और लोड़ है, हम बाहर से भी करेंगे, ऐसे ही चलाती रहेगी। और जो हमारी ट्रस्ट के पूरे साहिबान यहाँ पे आए हैं, हम उनका गाँव नैनगा टूंगियों की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे इस मंच पे बच्चों को समझाया। जय गुरुदेव, धन गुरु, जय भीम, जय। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज नारायणगढ़ गुरु रविदास जन्म स्थान में बैठी प्यारी साध संगत जी व मेरे साथ आए ट्रस्ट की प्रधान मैडम निशा ब्राग जी व सभी सम्मानित साथियों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, माता बहनों, आज आपने ट्रस्ट की तरफ से एजुकेशन के बारे में जो भी मेरे साथियों ने टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और श्री अमित चंद जी जो बैंक से हैं, बैंक के बारे में बताया और दूसरे सभी साथियों ने जो उनका जैसे भी नॉलेज थी उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी दी। साथियों, ये ट्रस्ट अपने आप में ही एक B.R. अम्बेडकर सोशल वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट है, जिसके कुछ मायने हैं, जिसको अगर आप बारीकी से समझे। B.R. अम्बेडकर सोशल वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट ये इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में समाज कल्याण शिक्षण संस्थान। तो साथियों, एजुकेशन के बारे में मैं कम टच करूंगा क्योंकि मेरे साथ है साथियों ने बहुत विस्तार से बता दिया है। मैं जो सामाजिक इसका पहला समाज कल्याण है उसी को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ 5-4 मिनट ही आपको दूंगा। आज हम जो ये माइक पद के साथी बोले या मैं बोल रहा हूँ, ये भवन में बैठे हैं, जो भी हम सुख सुविधा साधन संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथियों, इन सब के पीछे किसी भी जिनको हम 33 करोड़ देवी देवता या जो भी कहें, किसी का योगदान नहीं है। उसके पीछे केवल और केवल
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो भी मानते हैं, उनकी कुर्बानी है। उनकी कुर्बानी अपनी ही नहीं, उसके परिवार की भी कुर्बानी है, जिन्होंने इस मिशन के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए उस तकनीकी के साथियों। हमने पर उनकी कुर्बानी को नहीं समझा। उसके बाद जब बाबा साहब हमारे बीच में से 6 दिसंबर 1956 को चले गए, क्योंकि उस टाइम हमारा, मैं तो अपना कहूँगा हौसला, किसी साथी का उस टाइम जन्म हो गया हो, मेरा 63 का जन्म है, 60 होने को जा रहे हैं, कि साथियों हमारे मसीहा, हमारे रहबर, हमारे भगवान 6 दिसंबर 1956 को चले गए थे। तो जैसे कोई कहते हैं ना कोई और क्रांतिकारी योद्धा महापुरुष आ जाता है, तो इसी पंजाब की धरती से एक मसीहा, जिसको हम मान्यवर साहब कांसीराम के नाम से जानते हैं, 15 मार्च 1935 को खासकर रोपड़ जिले में उनका जन्म हुआ। उन्होंने इस मिशन की भागदौड़ को, कहने वाले तो ये भी कहते थे, लेकिन उसको उन्होंने जुटला दिया कि इनका जो भगवान था, इनका मसीहा था, चल बसा। अब देखते हैं इसको हम, ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा। साथियों, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ के इस मिशन का पूरा पोस्टमार्टम किया। 6 दिसंबर 1956 के बाद 62 में उन्होंने नौकरी छोड़ी। 62 में नौकरी छोड़ने के बाद वो दर इसकी रिसर्च करने लगे, जिसे PhD कहते हैं। उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को एक पढ़े लिखे लोगों का एक समूह बनाया, जिसे हम बाम सेब के नाम से जानते हैं, और वो खड़ा किया साथियों 6 दिसंबर 1978 को। उसको लगा कि शायद ये समाज, इसकी जो दबा कुचला पिछड़ा दलित समाज कहा जाता है, इसकी आवाज़ को आगे बुलंद करेगा। उन्होंने इसके बनाने के पीछे एक मकसद था। उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी, ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा कि साथियों टाइम काफ़ी हो गया, पर वो पे बैक टू सोसाइटी बाम से भी अपने उद्देश्य में कहीं ना कहीं खरा नहीं उतरी, वो भी भटक गई। अगर वो लोग भी इस समाज को पे बैक टू सोसाइटी, यानी जिसका सीधा सीधा मतलब है, जैसे सिख समुदाय अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, या आर्या जैनी और भी बहुत हैं, लेकिन सिख समुदाय इसलिए आगे है कि कोरोना काल में देखा सब कुछ बंद हो गया था, रोटी पानी लंगर दवाइयाँ, लेकिन एक ही कौम आगे आई है, शेर उबर के जो सिख समुदाय, जिन्होंने मोदी एंड कंपनी भी फेल हो गई थी। आपको उदाहरण है, लोग रास्ते में जा रहे थे, छाले पड़ के थे, खाने को भोजन नहीं मिलता था, दवाइयों के लिए तड़प रहे थे, उनके लिए ऑक्सीजन के भी लंगर लगाए, खाने के भी लंगर लगाए। साथियों, उसी तरह ये समाज एक जो बाम से प्यार करी दी, अगर वो अपने उस पर पूरा उतरती है, 10वां दिशाओं, अगर 1 लाख रुपए की साथी की सैलरी है, 10,000 रुपये महीना, और किसी की 50,000 है तो 5,000 रुपये महीना, 10% उन्होंने फिक्स किया था। अगर किसी की 20,000 है, 2,000 रुपये महीना, बस वो इसमें फेल होगी। और मेरे को बड़े उसके कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज में ये शर्म की बात नहीं है, एजुकेशन बहुत आ गई, लेकिन समाज को हमें शिक्षा कई तरह की होती है, सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, एक शिक्षा जो हमें, जिससे हमारा पैमाना फिक्स होता है, नौकरी का, डिग्री की शिक्षा हमें बहुत मिल गई, लेकिन कई बार एक शिक्षा होती है जिसको ज्ञान की शिक्षा कहते हैं, उसमें कई बार ऐसा साथी है जो कभी स्कूल में नहीं गया, वो बड़े बड़े डिग्रीधारी को भी फेल कर देता है। साथियों, आज हमें, जहां हमारा समाज एक तरफ शिक्षा बहुत आ चुकी है, और शिक्षा की मैं ये कहने की जरूरत नहीं है शिक्षा की, क्योंकि आज नौकरियों की तो आपको पता है, शिक्षा करते हैं, चिल्ला रहे थे रिजर्वेशन के, उस पर एक ताला लग चुका है। ताला मतलब कि सब कुछ प्राइवेट हो गया। हमने अपने रोजगार, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने स्कूल, अपने व्यापार, ये सब चीज़ें हमने अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। आज आप उसका एक कारण है, कैसे कर सकते हैं साथियों। आज अभी कह रहे थे साथी इंदर कुमार मेघवाल, और ऐसे ही हमारी बहन मनीषा, और उसके बाद एक जितेंद्र मेघवाल की भी हत्या हुई है मूछ रखने के कारण। एक स्वयं IPS अधिकारी को घोड़ी पे रखने की इजाज़त नहीं दी कि उसकी बारात रोक दी, तो उसने फोर्स मंगाई, ठीक है, वो अपनी घोड़ी पे बारात रखने में कामयाब हो गया। तो देखो, हमारे IPS
क्या कम शिक्षा है? IPS IAS इस देश को चलाती हैं, उनका भी इतना बुरा हाल है। साथियों, फिर क्या करना होगा? आखिर क्या करना होगा कि जिससे हमारा सामाजिक उत्थान, धार्मिक उत्थान और हर तरह से अगर हमें आगे बढ़ना है, आगे उठना है, वो एक ही मूल मंत्र है साथियों। मैं अब आप इसको हमारे कहीं पे डेरे हैं या कहीं सम्मेलन होते हैं, लोग कहने से हिचकिचाते हैं। आज देखा है हर समाज में गरीब अमीर है, पर ये अत्याचार हमारे ही लोगों पे क्यों होते हैं? IAS IPS तक पे होते हैं। उसका कारण है कि एक मूल मंत्र है जिसको हमारे गुरु रविदास महाराज ने भी कहा है। पहले उन्होंने बोला है, उन्होंने कोई ये नहीं था उसमें राजनीति की, कोई पार्टी की नहीं, कुछ नहीं था। ऐसा चाहूँ राज में ज्ञान के सबको वन, छोट बड़न सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो क्या उनका कौन सा ऐसा तजर्बा था? उन्होंने राजपाट की बात की थी, कोई था तजर्बा? ये बात कहाँ से निकल के आई? इस बात का ज्ञान था। पराधीनता पाप है, गुलामी का भी एहसास था गुरुदास महाराज जी को। उन्होंने देखा उनके साथ कितना माड़ा हुआ कि उनको साथ कैसे उनको जेलों तक में बंद किया गया। सिकंदर लोधी ने कितनी तसीहें दी है। चित्तौड़ के राजा ने जब रानी उनकी झाला माई है तो उनको शूद्रों कह के पंडितों ने कहा ये पंडित हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा। तो उस टाइम गुरु महाराज जी बिना कहे उनके कान में आवाज आ गई, खुद जाके अपने कमरे में बंद कर लिया। तो किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ इसको जुड़लाते हैं, कुछ सत्य है। लेकिन जब कोई एक किसी सामाजिक, धार्मिक या किसी एजुकेशन सर्च करेगा तो ये उसी को पता है साथियों। उन्होंने कहीं किसी से बात नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ वो जो शब्द उच्चारा था। तो ये जो बात है, अब मैं ये प्रमाणित तो नहीं कह सकता, लेकिन जब हम दूसरे भ्रमों में जालों में पड़े हैं तो हमें ये सत्य मान लेना चाहिए कि एक ब्राह्मण के साथ एक रविदास महाराज जी बैठा था, तो तब जाके उनकी गर्दन नीचे हुई थी। साथियों, इसका ज्यादा लंबा नहीं, एक ही मूल मंत्र पूछ लोगे क्या है। साथियों, आज ये अत्याचार हो रहे हैं, इसका कैसे निवारण हो सकता है? ना शिक्षा से हो सकता है, ना नौकरी से होता है। हमारा DC भी गुलाम है, हमारा SP भी गुलाम है, MLA MP भी गुलाम है, क्योंकि जिसका राज है, जो शासन है, शासनकर्ता जमात में काशी राम जी कहते थे हुक्मरान जमात पे जो हुक्मरान जमात होती है, शासनकर्ता जमात होती है, उसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो इसके लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम कभी किसी लाइन में खड़े हो जाते हैं, कभी किसी लाइन में, लेकिन मैं लाइन में खड़े से मना नहीं करूंगा, कोई मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन किसी लाइन में खड़े हो। सत्ता बदलती है, कभी कांग्रेस, कभी BJP, अकाली दल, कभी जनता दल, कभी लोकदल, कभी अभी BSP को तो मौका नहीं मिला। लेकिन मैं कहूँगा जब तक व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था का मतलब है कि जो हमारी ये हालत है, ये व्यवस्था बदलनी जरूरी है। और ये व्यवस्था कब बदलेगी? जब हम सत्ता में हिस्सेदार होंगे, हुक्मरान होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथी में जय भीम, जय भारत।